आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 1857 का जो विद्रोह या गदर हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। 1857 का जो गदर हुआ था उसके बारे में भारतीय इतिहासकार और अंग्रेज इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। अंग्रेज इतिहासकारों ने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने अपने स्तर से व्याख्या की। अगर इसके कारणों की बात की जाए तो इसमें आते हैं राजनीतिक कारण, प्रशासनिक राजनीतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण। अगर इसके राजनीतिक कारणों में देखा जाए तो इसमें डलहौजी की व्यपगत नीति या राज हड़प नीति और बेले जले की सहायक नीति, इन दोनों नीतियों ने तत्कालीन भारत में जो शासक या जमींदार थे उनके बीच असंतोष पैदा किया। डलहौजी ने अपनी राज्य हड़प नीति या व्यपगत नीति के अंतर्गत जयपुर, नागपुर, सतारा और इसके अलावा संबलपुर, झांसी इत्यादि राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया, क्योंकि उसने इस नीति के अंतर्गत यह कानून बनाया था कि अगर इस नीति के अंतर्गत अगर कोई भी राजा या नवाब उसका कोई वारिस नहीं है तो ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार है उसके राज्य को अपने राज्य में मिला ले। साथ ही साथ जो बेले जली की सहायक संधि थी, इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार एक निश्चित संख्या में सेना संबंधित जमींदार या नवाब या जागीरदार या राजा क्या रखती थी, और उस राजा को या उस जमींदार या जागीरदार को उस सेना का संपूर्ण खर्चा उठाना पड़ता था। साथ ही साथ ब्रिटिश कंपनी द्वारा ये गारंटी दी जाती थी कि हम तुम्हारे राज्य की रक्षा तुम्हारे शत्रुओं से करेंगे। लेकिन ये एक खर्चीला समझौता था जिसमें जो राज्य या जो राजा ब्रिटिश सेना को रखता था उसका जो आर्थिक संसाधन बहुत सीमित हो जाते थे और उस पर बहुत ज़्यादा भार पड़ता था। साथ ही साथ जो डलहौजी ने अपनी व्यक्तिगत नीति के अंतर्गत जो कर्नाटक और तंजौर के जो नवाब थे उन्हें गद्दी से उतार दिया, और साथ ही साथ जो मुग़ल बादशाह, तत्कालीन मुग़ल बादशाह था, उसका अपमान किया और मुग़ल बादशाह के सिक्कों पर उसका नाम खुदवाना बंद करवा दिया और मुग़ल बादशाह को नजराना देना बंद करवा दिया और उसे लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने के लिए कहा। चूँकि मुग़ल बादशाह जो उस समय की जनता थी, उस समय जनता का तब भी प्रतिनिधित्व करता था जो पहले करता था, तो जनता ने मुग़ल बादशाह के अपमान में अपना अपमान समझा और जनता विद्रोह के लिए खड़ी हो गई। इसके बाद राजनीतिक कारणों के साथ ही प्रशासनिक राजनीतिक कारण भी आते हैं। इसके अंतर्गत जो प्रशासनिक कार्य थे उसमें जो भारतीयों की भागीदारी बहुत कम थी या उन्हें निचले पदों पर नियुक्ति दी जाती थी, क्योंकि अंग्रेज अपनी जातीय श्रेष्ठता के आधार पर भारतीयों को नीचा समझते थे, नस्लीय आधार पर, धार्मिक आधार पर और अन्य मानसिकता के आधार पर। तो कोई भी कर्मचारी या अधिकारी जो अंग्रेजी या ब्रिटिश सरकारी नौकरियों में था वो सूबेदार से ऊंचे पद पर पहुंच ही नहीं पाता था। इसके साथ ही साथ जो कंपनी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें उसने जो अभिजात वर्ग था अर्थात जमींदार वर्ग था उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया या निर्धन बना दिया, और बम्बई में जो इनाम कमीशन था उसकी रिपोर्ट के आधार पर लगभग 20,000 जो जागीरें थीं या जागीरदार थे इस रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर समाप्त कर दिए गए। इसके बाद कंपनी ने कुछ भू राजस्व व्यवस्था बनाई जो एक प्रकार की शोषणकारी और दमनकारी व्यवस्थाएं थी, जैसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भूमि के बिचौलिए थे, जमींदार या लंबरदार या महाल, वो कंपनी का कर एकत्र करते थे, अर्थात किसानों से कर लेते थे और कंपनी को अदा करते थे। इससे नुकसान ये हुआ, खेती की बहुत हालत दयनीय हो गई और किसानों के ऊपर इन व्यवस्थाओं के द्वारा इतना कर्ज या लागान लाद दिया गया कि देने की स्थिति नहीं रहे और खेती घाटे का सौदा हो गई और किसान एक खेती और मजदूर बन के रह गए, साथ ही साथ बहुत ही निर्धन और गरीबी में चले गए। और ये भी एक तात्कालिक कारण रहा 1857 के विद्रोह का, जो मतलब एक प्रकार का सामाजिक और आर्थिक कारण भी है। 1857 के विद्रोह के लिए जो धार्मिक और सामाजिक कारण भी जिम्मेदार हैं। इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश
शासक थे, उन्होंने भारत पर अंग्रेजी शिक्षा ला दी और यहाँ की संस्कृत का उपास उड़ाया, और साथ ही साथ यहाँ की जो संस्कृत थी उसे अंधविश्वासी और रूढ़वादी कहा। और इसके साथ ही साथ इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए 1856 में धार्मिक निरयोगिता अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति या जो भारतीय ईसाई धर्म को ग्रहण करते थे तो उन्हें सरकारी नौकरी में पदोन्नति तथा अन्य सुविधाएं दी जाती थी, और जबकि धर्म ग्रहण न करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति से वंचित करने का प्रावधान किया गया। इस संबंध में एक अंग्रेज अधिकारी था, साथ ही साथ मिशनरी भी था, मैंगल्स। उसने ब्रिटेन की संसद में ये बात कही थी कि ईश्वर ने भारत जैसे विशाल हिंदू राज्य या मुस्लिम राज्य को ब्रिटेन को उपहार स्वरूप में दिया है, जिसके कारण ब्रिटेन भारत में उत्तर से दक्षिण तक ईसाई धर्म की पताका को फहरा सके। तो ये बात जब भारतीयों के दिमाग में आई तो उन्होंने अपने धर्म को खतरे में माना, साथ ही साथ उनमें धार्मिक असंतोष और सामाजिक असंतोष की भावना विकसित हुई, और यह भावना भी 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार। आर्थिक कारण आते हैं। आर्थिक कारणों के अंतर्गत जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी ने भारत में आर्थिक धन की खुली लूट प्रारंभ कर दी थी, और इस खुली लूट के कारण भारत की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बदहाल हो गई थी। साथ ही साथ जो ब्रिटिश फैक्ट्रियों से बना माल था, सस्ता माल था, उच्च कोटि का माल था, वो भारत में उसका खपत होने लगा, और भारत के जो कुटीर उद्योग या लघु उद्योग थे या दस्तकारी उद्योग थे बिल्कुल ख़त्म हो गए। और साथ ही साथ जो मुख्य लघु उद्योग था या कुटीर उद्योग था, बुनकरों का उद्योग या हाथ से कपड़ा बनने का उद्योग, वह बिल्कुल समाप्त हो गया, और जिससे ये बेरोजगार लघु उद्योग चलाने वाले व्यक्ति खेती पर डिपेंड हो गए या खेती पर निर्भर हो गए, जिससे खेती की कीमत बढ़ गई। लेकिन खेती पर लागत बहुत ज़्यादा अधिक होने के कारण खेती भी मुनाफे का सौदा नहीं रही, उसमें भी उन्हें घाटा उठाना पड़ा क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा था। इसके बाद जो भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के कारण जो पूरा धन था, लगभग पूरा धन ब्याज के रूप में या सैन्य अधिकारियों या अन्य ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन के रूप में ब्रिटेन जाता रहा। इसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ये आर्थिक घाटे की असंतोष की भावना भारतीयों में घर कर गई, जिसके कारण यह कारण भी एक प्रकार का 1857 के विद्रोह का कारण रहा। 1857 विद्रोह के अगर सैनिक कारणों की बात करें, एक प्रकार का तात्कालिक कारण था। सैनिक कारण की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि जो सैनिक थे वो एक प्रकार के किसान भी थे, जो पार्ट टाइम में सैनिक का कार्य करते थे या नौकरी करते थे, और बचे हुए समय में खेती किसानी करते थे। तो सैनिकों की जो पदोन्नति थी कनिष्ठ अफसर तक ही हो पाती थी या सूबेदार के पद तक ही हो पाती थी, चाहे वो कितनी बहादुरी का कार्य करें। जबकि जो अंग्रेज अफसर काफ़ी ऊंचे पदों पर होते थे या उनकी नियुक्ति की जाती थी। तो जो भारतीय सैनिक थे उनको उचित सैन्य भत्ता भी नहीं दिया जाता था, और साथ ही साथ उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी आरोपित थे, और उनके धार्मिक चिन्हों को मिटाने का भी कार्य किया जाता था, क्योंकि वो तिलक नहीं लगा सकते थे, दाढ़ी नहीं रखा सकते थे या पगड़ी नहीं बांध सकते थे। इसके बाद जो कैनिंग था उसने दो प्रकार की घोषणाएं की, लॉर्ड कैनिंग ने, कि जो नए रंग रूट है उन्हें समुद्र पार जाके ब्रिटिश सरकार के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो ब्राउन बैस रॉयल इनफील्ड की जो नई राइफल आई थी उसमें जो कारतूस डाले जाते थे उन कारतूसों पे चिकनाई लगी होती थी या चर्बी लगी होती थी। ऐसा बताया जाता था कि वह चर्बी गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई चर्बी उन पर कारतूसों पर लगी हुई थी, और उन कारतूसों को भरने से पहले मुंह से खींचना पड़ता था कारतूसों की टोपी को अलग करने के लिए, बारूद उसमें डालने के लिए। तो मुसलमान और हिंदू सैनिक दोनों ने इसे अपना धर्म पर आक्रमण माना और उन्होंने ऐसी राइफलों का प्रयोग करने से मना कर दिया। साथ ही साथ जो हिंदू सैनिक थे उनके धर्म में ये कहा गया है कि वो समुद्र को पार नहीं कर सकते, जिससे उन्हें क्या नाम जात निष्कासन या धर्म निष्कासन का खतरा उठाना पड़ सकता था। इसलिए यह कारण भी रहा
जो 1857 के विद्रोह में एक अहम भूमिका के रूप में रहा। जबकि जो चर्बी लगे कारतूस हैं वो एक प्रकार का तात्कालिक कारण है, ना कि वो केवल एकमात्र कारण। जबकि अन्य कारण ये हैं, राजनीतिक कारण है, प्रशासनिक राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है और सामाजिक धार्मिक कारण। कारतूस थे, उनकी पहली घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर कलकत्ता में, जिसमें मंगल पांडे एक सैनिक था। उसने ऐसे कारतूसों के प्रयोग को करना मना कर दिया था और उसने विद्रोह आरंभ कर दिया था। और इस विद्रोह के अंतर्गत उसने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी। और इन हत्याओं के बाद ही विद्रोह लगभग पूरे भारत में फैल गया था। विद्रोह पूरे भारत में फैलने के बाद भी, पूरे भारत नहीं कह सकते, लगभग उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और इसके अलावा दक्षिण भारत के कहीं कहीं कुछ भाग और पूर्वी भारत लगभग विद्रोह से अछूता ही रहा। फिर भी विद्रोह कई मायनों में ये सफल भी रहा, लेकिन कई मायनों में इसे असफल कहा जा सकता है। असफल इसलिए कहा जा सकता है कि इस विद्रोह के द्वारा किसी भी स्पष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, ना इस विद्रोह के द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लक्ष्य केवल ये निर्धारित किया गया था किसी भी प्रकार अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। इसके बाद अगर विद्रोह की असफलता के कारण है तो उन कारणों की बात करते हैं। तो विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण है उनमें एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता। एकता का अभाव था और जो संगठन, कोई मजबूत संगठन नहीं था और जो साधन वही पारंपरिक साधन थे, तीर, कमान, भाला, बर्छी इत्यादि। जबकि अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक साधन थे, तोपें थीं और बंदूकें थीं और राइफलें थीं, जिनके द्वारा उन्होंने कम संख्या में होते हुए भी अधिक संख्या वाले विद्रोहियों के साथ युद्ध किया और उन युद्धों को जीता। इसके बाद और विद्रोह की जो योजना थी, कोई निश्चित योजना नहीं थी, वो केवल भावावेश में बहकर जो क्रांतिकारी थे, जो जिनकी उपाधियाँ छीन ली गई थी, जिनकी जागीरें छीन ली गई थी या जिनके राज्य छीन लिए गए थे, उन्होंने भावावेश में आकर एकत्र होकर बिना सुनियोजित योजना के ही विद्रोह आरंभ कर दिया था। जबकि उन्हें अंग्रेज़ों की जो सैन्य शक्ति थी, जो विज्ञान पर आधारित थी या तकनीक पर आधारित थी, उसका उन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं था। विद्रोह का जो स्वरूप था वो राष्ट्रीय नहीं था, वो एक प्रकार का क्षेत्रीय था या सामंतीय था। उसमें जितने भी सामंत, जैसे नाना साहब या रोहेलखंड के नवाब या बरेली के नवाब या जगदीशपुर के जमींदार, वो केवल अपनी अपनी जागीरों की रक्षा के लिए ही लड़ रहे थे, ऐसा इतिहासकारों ने बताया है। वो मतलब पूरे भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे, अखिल भारत के लिए उनके पास कोई योजना नहीं थी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की। विद्रोही थे, भारत के जो क्रांतिकारी विद्रोही थे, उनकी जो लड़ने की भावना थी वो केवल अंग्रेजों के प्रति घृणा थी, ना कि इस संबंध में थी कि भारत को एक बनाया जाए या भारत को संघ बनाया जाए या भारतीय संघ बनने के बाद या उसके आज़ाद होने के बाद उसका नेतृत्व कौन करेगा या शासन कौन करेगा। वो केवल तात्कालिक और भावावेश में बहकर ही उन्होंने विद्रोह को आरंभ किया था और जिसे परिणत तक नहीं पहुंचा पाए थे और अंततः विद्रोही के उसमें कुछ विद्रोह के अंश देखने को मिले थे। साथ ही साथ कुछ जमींदार थे जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की या विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध किया। उसे पटियाला, नाभा, जींद और इसके अलावा हैदराबाद, मद्रास ऐसे क्षेत्र थे जहां उन्होंने विद्रोहियों को कुचलने में ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। स्वरूप के बारे में बात की जाए तो विद्रोह का स्वरूप इस प्रकार है कि जैसे अंग्रेज इतिहासकार और भारतीय इतिहासकार उन्होंने अपने अपने स्तर से विद्रोह की व्याख्या की है। जैसे इनमें जैसे सीले हैं, सीले ने ये बताया था, अंग्रेज इतिहासकार सीले ने ये बताया था कि 1857 का जो विद्रोह है वो पूरी तरह देशभक्ति से रहित था और ये स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था और जिसका ना कोई स्थायी नेतृत्व था और ना ही कोई इसका जन समर्थन था। इसके बाद
कुछ अंग्रेज इतिहासकार और हैं, उन्होंने बताया। इसके बाद 1857 के विद्रोह को एक अंग्रेज इतिहासकार L.R. रीज ने बताया, एक कट्टरपंथियों का अर्थात मुसलमानों और हिंदुओं का ये संगठित विद्रोह था, वो अंग्रेजों या ईसाइयों के प्रति था या उनके खिलाफ। और एक अंग्रेज इतिहासकार है T.R. होम्स। T.R. होम्स ने बताया था ये सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था, जिसमें सभ्यता की जीत हुई। सभ्यता अर्थात अंग्रेज, बर्बरता। और भारतीय इतिहासकारों की बात की जाए तो 1908 में B.D. सावरकर ने एक किताब छापी थी या लिखी थी, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसमें इन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, जबकि डॉक्टर यशवंत सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में यह विचार व्यक्त किया, जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ, अर्थात ये हिंदू मुस्लिम के संगठन और अंग्रेजों के विरुद्ध जो संगठन बना था धर्म के मामले में गाय और सुअर की चर्बी के संदर्भ में, वह अंततः जाकर एक विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाकर समाप्त हुआ। हालांकि भारत को स्वतंत्रता उस विद्रोह के द्वारा नहीं मिली थी। विद्रोह का परिणाम देखा जाए, विद्रोह का परिणाम ये रहा कि 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश क्राउन था, 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत, अगर विद्रोह के परिणामों की बात की जाए तो विद्रोह के परिणाम इस प्रकार रहे कि 1857 के विद्रोह की समाप्ति के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम 1858 आया। उसमें ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के हाथों से शासन लेकर अपने हाथ में शासन ले लिया, और साथ ही साथ कंपनी पर जो नियंत्रण या कंट्रोल स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो नियुक्त की गई थी, उसका विघटन कर दिया गया या उसे समाप्त कर दिया गया। और साथ ही साथ लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसमें महारानी ने कई प्रकार की उदारवादी घोषणाएं की। इसके अंतर्गत राजाओं या नवाबों को जो वारिस रहे थे उन्हें गोद लेने की छूट दी गई, और इसके साथ ही साथ जो ब्रिटिश सेना थी उसमें अंग्रेज अधिकारियों या सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। और साथ ही साथ ब्रिटिश सेना का संगठन इस प्रकार किया गया कि उसमें धर्म और जाति के नाम पर अलग अलग रेजिमेंट या इन्फेंट्री बना दी गई, जिससे वो एक दूसरे से घुल मिल ना सकें, जैसे राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, और साथ ही साथ अन्य प्रकार की जो रेजिमेंट है, सिखलाई रेजिमेंट, वो ब्रिटिश समय की बनी हुई है, वो अभी भी अस्तित्व में। प्रमुख नेताओं की बात की जाए और वो नेता किस क्षेत्र के नेता थे या उन्होंने किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था, तो इस प्रकार है कि जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था। हालांकि वो नाम के लिए नेतृत्व करते थे, जबकि एक नागरिकों की स्थायी कमेटी थी, वो विद्रोह का नेतृत्व करती थी, और इस विद्रोह को कुचलने वाले अधिकारी थे निकलसन और हडसन। इसके बाद कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, और कानपुर में विद्रोह को दबाया था कॉलिन कैम्पबेल ने। इसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादर ने विद्रोह का नेतृत्व किया, और इसे भी कॉलिन कैम्पबेल ने दबाया। इसके बाद झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे जनरल हीरोज ने दबाया, और जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह ने विद्रोह को प्रारंभ किया, और उसे मेजर विलियम टेलर ने इस विद्रोह का दमन किया। इसके बाद फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे जनरल रेनार्ड ने दमित किया। इसके बाद इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया, और इसे कर्नल नील ने दबाया, और बरेली में खान बहादुर ने विद्रोह का नेतृत्व किया, इसे विंसेंट आयर ने दबाया। तो ये तो हुआ 1857 विद्रोह और उसकी समरी।